तो मेरा नाम है ब्रजेश गुप्ता। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्लास 10th का ये साइंस का सेकेंड चैप्टर है और इसको हम लोग केमिस्ट्री में भी दूसरे चैप्टर में क्लासीफाई करते हैं। तो मैं IIT JEE मेन और एडवांस की क्लासेस लेता हूं और 11th 12th को भी केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और आप लोगों को भी मैं केमिस्ट्री में हेल्प करूंगा बोर्ड और NTST लेवल का। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि हमारा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है बेसिक लेवल का, क्योंकि अगर आप लोग जब फ्यूचर में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके लिए नीट के लिए या फिर IIT JEE के लिए ये दोबारा से चैप्टर आएगा जिसमें आपको pH क्या होता है, सॉल्ट का pH कैसे निकालेंगे, बेस का pH कैसे निकाल देंगे, हम कितना पानी डालेंगे कि इसका हम एसिडिटी चेंज कर सकें, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे लेकिन वो फ्यूचर में। यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग बेसिक बातों के बारे में देखेंगे कि एसिड बेस में हमारा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे और इनकी रिएक्शन क्या है, बेसिक रिएक्शन, और ये बेसिक रिएक्शन फ्यूचर में भी तुम्हारे काम आएंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड बेस सॉल्ट में एसिड को। हमारा एसिड क्या होता है? तो अगर हम बात करें एसिड की डेफिनेशन जो पुराने ज़माने में बोली जाती थी, वो बोली जाती थी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने में खट्टी हो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। यानी जिसका टेस्ट जो हो, सोर हो या खट्टा हो, वो क्या होता है? वो एसिड होता है या उसमें एसिड प्रेजेंस होता है। जैसे अगर नेचुरल चीज़ों की बात करो तो नेचुरली तुम लोग जानते ही हो कि लेमन जूस है, नींबू पानी है, विनेगर यानी सिरका, अंगूर, संतरा, ये सब खाओगे या फिर तुम इमली खाओगे तो तुमको खाने में वो खट्टा लगेगा। वो क्यों लगता है? क्योंकि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। तो पहले ये डेफिनेशन दी जाती थी कि सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टा हो वो हमारा एसिड है। लेकिन जाहिर सी बात है कि सबको तुम तो चाट के चेक कर नहीं सकते कि ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये एसिड है, ये बेस है। तो और जरूरी नहीं कि सारी खट्टी चीज़ एसिड हो सकता कोई ऐसी भी चीज़ हो जो खट्टी हो लेकिन एसिड ना हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो और दूसरी बात है, हो सकता है वो टॉक्सिक हो, तुम चाट रहे हो और खत्म हो गए। तो इसकी वजह से हमने एक नई डेफिनेशन इसकी दी जो हम यूज करेंगे इन फ्यूचर भी कि एसिड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, H+ निकाले, चाहे एक या एक से ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी के अंदर डालने के बाद, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारा क्या हो कि वाटर के अंदर जैसे इसको डाला वो H+ दे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। क्लियर है? तो ये हमारी साइंटिफिक डेफिनेशन है। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैं पानी के अंदर डालूंगा तो ये क्या किस में टूटेगा? H+ और Cl- में। तो यानी ये पानी में क्या दे रहा है? H+, ठीक है। ये H+ भी लिखते हैं इसको या H3O+, ये दोनों ही हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या होता है कि H+ वैसे स्टेबल अकेला नहीं होता तो पानी के साथ एसोसिएट हो जाता है। तो चाहे कहीं अगर तुम्हें बुक पढ़ रहे हो H3O+ लिखा हो या H+ लिखा हो तो ये दोनों एक ही चीज है, ठीक। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पानी के अंदर H+ दे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि वो एसिड है। तो एसिड को यानी हमारे जो पानी के अंदर जो H+ देता है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम एसिड को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का मतलब क्या होगा कि एक वो एसिड जो हमारे रॉक से या मिनरल से निकलते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? मिनरल एसिड, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं किसके? मिनरल एसिड के, क्योंकि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से निकले हैं? मिनरल से। तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। और ये जनरली का मतलब है कि अधिक, ये क्या है कि ज्यादातर इनमें जो होता है या यूजुअली बोल सकते हो अधिकतर इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं।
लेकिन ये कभी भी आंख बंद करके मत बोल देना कि सारे मिनरल एसिड मेरे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज्यादातर इसमें से स्ट्रॉन्ग होंगे, यूजुअली स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन सारे नहीं स्ट्रॉन्ग होंगे। क्लियर है? ठीक। तो मिनरल एसिड जो मिनरल से हमारे निकलते हैं, इसके एग्जांपल याद रखना, जैसे HCl, HNO3 या सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारे इस तरीके के एसिड हैं और ये ज्यादातर इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक। इसको सेकेंड क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल एसिड जो मिनरल से निकलता है, और ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होता है जो ऑर्गेनिज्म से ड्राइव होता है, या एनिमल या प्लांट से, तो ऐसे को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड हमारा वीक एसिड। ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। लेकिन इनकी भी टेंडेंसी यही होती है कि हम अगर इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ये क्या देगा, H+ आयन देगा। ठीक है। तो एसिड वही है जो H+ आयन दे पानी के अंदर, लेकिन अगर मिनरल से ड्राइव हो रहा है तो मिनरल एसिड, और अगर ऑर्गेनिज्म से ड्राइव हो रहा है प्लांट या एनिमल से तो उसको ऑर्गेनिक एसिड। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि विनेगर, उसका फॉर्मूला है तुम्हारा, ठीक है, एस्टिक एसिड बोलते हैं। विनेगर सिरका जो चाउमीन बनाने के यूज में आता है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड तुम्हारा मिलता है चींटी के अंदर। चींटी तुमको देखते हो, चींटी काटती है तो खुजली होने लगती है, लाल लाल रेसेस पड़ जाते हैं, तो वो उसकी वजह से होता है, फॉर्मिक एसिड की वजह से। तो फॉर्मिक एसिड भी एक तरह का क्या हो गया, ऑर्गेनिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, बहुत सारे ऐसे एसिड होते हैं। ठीक है। तो दो एग्जांपल हमने देख लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मिनरल एसिड क्या होता है और ऑर्गेनिक एसिड क्या। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल की कहां से वो हमारा ऑब्टेन होता है। ठीक। तो इसमें क्या है, तुमको इनका केमिकल फॉर्मूला पता नहीं होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये किसके अंदर पाया जाता है वो पता होगा तो तुम्हारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे कि NTSC या साइंस ओलंपियाड का, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन अगर आएंगे कि इसमें ये एसिड पाया गया है, तो तुम लोग इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड हमारा किसमें पाया जाता है, विनेगर या सिरका में। फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है, चींटी के डंक में। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, लेमन या जो खट्टे हमारे होते हैं उनमें पाया जाता है, खट्टे जो फल होते हैं। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, कर्ड या दही में। ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है, स्पेनिश, ठीक है, यानी पालक में और टमाटो में। ठीक है, टोमेटो में भी ये पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड किसमें पाया जाता है, अमला, साइट्रस फ्रूट में। और ये विटामिन सी तुमको पता है, विटामिन सी का ही दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो तुमको पता है कि जब ओठ फटते हैं विटामिन सी की कमी से, तो लोग बोलते हैं कि खट्टे फल खाओ, यानी साइट्रस फ्रूट खाओ। ठीक है। सिमिलरली टार्ट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है इमली में, अंगूर में। ठीक है। और जो अनपका मैंगो होता है उसके अंदर। ठीक है ना, तो भी खट्टा लगता है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है। तो तुमको ये पता होना चाहिए, कभी कभी ये एग्जाम कर तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता, बोर्ड में पूछने के चांसेस कम है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये हमको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। और इन फ्यूचर जब आप IIT JEE या नीट की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे भी ये चीजें आएंगी दोबारा से। भले वहाँ पे रिएक्शन बढ़ जाता है, लेकिन बेसिक एनालिसिस हमको पता होना चाहिए, बेसिक रिएक्शन हमको पता होना चाहिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये हो गया कि ये केमिकली कैसे कैसे किस किस से रिएक्ट करेगा और क्या क्या हमको बना के देगा। तो सबसे पहले आते हैं कि रिएक्शन विद मेटल, यानी अगर हम एसिड को रिएक्ट करें मेटल के साथ तो हमारा क्या बनेगा। तो इसको कहते हैं एक्शन विद मेटल या फिर एसिड रिएक्शन, रिएक्ट विद मेटल। तो जब भी कोई भी एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो चाहे वो हमारे पे मिनरल हो, चाहे वो हमारे पे ऑर्गेनिक हो। ठीक है। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि दो वर्ड होते हैं, कंसंट्रेटेड, हम आगे देख भी लेंगे, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड। तो कंसंट्रेटेड का मतलब है कि जब कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा हो, डाइल्यूटेड मतलब खूब पानी डाल दे तब। तो चाहे वो कंसंट्रेटेड हो चाहे वो डाइल्यूटेड हो, जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमेशा ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस हमारा निकालेगा।
तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो सोडियम है, सोडियम इज ए मेटल और सोडियम मेरा HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या बना रहा है, NaCl और H2 गैस। यानी जब भी मेरे पे कोई भी मेटल है, वो मेटल मेरा रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, H2 गैस, यानी क्या लिबरेट करेगा, H2 गैस। और इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे H2 गैस की, याद रखना H2 गैस अगर मान लो मेरे पे एक ऐसा बीकर है और उसको हम पाइप से जोड़ दें और इसके अंदर हम मेटल और एसिड को रिएक्ट करें, तो जो H2 गैस है वो यहाँ से लिबरेट होगी और यहाँ पे अगर हम मैच स्टिक लगाएं यानी माचिस लगाएं तो ये जलेगा विद पॉप साउंड, यानी पुप से आवाज आएगी। यानी इसका मतलब अगर मैच स्टिक यहाँ पे रखने के बाद पॉप साउंड के साथ वो बर्न करता है या जलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मतलब हमारे पे क्या हुआ कि ये H2 गैस हमारा रिलीज हो रहा है। तो कभी अगर तुमको क्वेश्चन आता है कि कैसे बताओगे कि H2 गैस रिलीज हो रही है कि नहीं, तो अगर मैच स्टिक लगाने के बाद अगर वो पॉप साउंड की तरह जलता है तो इसका मतलब H2 गैस हमारा रिलीज हो। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेरा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेरा क्या बना रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट एंड H2, यानी H2 गैस तो रिलीज होगी प्लस मेरा ये सॉल्ट भी बनाएगा, ये सॉल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि अगर मान लो मैं मेटल यूज करता हूं कॉपर एसिड के साथ और मैं सोचूं कि ये मेरा कॉपर क्लोराइड प्लस H2 गैस बनाएगा, तो क्या ये करेक्ट होगा स्टेटमेंट, नहीं, ये रिएक्शन नहीं हो सकती, नोट कर ले। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो मेरा H2 गैस है मतलब जो तुम्हारा HCl जो हमारा ये निकल रहा है, यानी यहाँ पे कॉपर मेरा रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ यानी H प्लस के साथ और ये CuCl2 प्लस H2 मेरा रिलीज कर रहा है। तो एक चीज ध्यान में रखना कि जब मैं पिछली क्लास में तुम लोग को समझाया था रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के बारे में, तो तुम्हारा H प्लस जो था वो ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, यानी इसका मतलब ये हो गया कि वो मेटल जो लेस रिएक्टिव है H प्लस से, वो कभी भी एसिड से रिएक्ट होके H2 गैस नहीं देंगे। ये तुम नोट करके लिख लो, यानी वो मेटल जो H प्लस से लेस रिएक्टिव है, मेटल which are less reactive than metal which are less reactive than H plus, ठीक है, does not react, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो does not react एसिड, यानी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो H प्लस H2 गैस रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी रिएक्शन विद मेटल, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल, एक एग्जांपल और है, जैसे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन H प्लस, तो यहाँ पे जिंक भी मेरा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ZnSO4 एंड H2, क्लियर। इसके बाद अगला हमारा रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, यानी कोई भी मेटल ऑक्साइड जो है, मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि हमारे वो ऑक्साइड जो मेटल के साथ हो, वो जब भी मेरा एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो भी क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस H2O, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल ऑक्साइड जब भी मेरा रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, यहाँ पे कॉपर भी ऑक्साइड भी मेरा रिएक्ट कर सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो यहाँ पे चाहे वो लेस रिएक्टिव हो H प्लस से मेटल, चाहे वो मोर रिएक्टिव हो, यहाँ पे सारे मेटल ऑक्साइड हमारे एसिड से रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद हमको क्या देंगे, सॉल्ट और प्लस वाटर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज तुमको ध्यान में रखनी है। सेकेंड चीज ये ध्यान में रखनी है, तुम्हारे एडिशनल नॉलेज के लिए बता देता हूं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ये ध्यान में रखना।
जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, यानी मेटल के साथ जब भी तुमको कोई ऑक्साइड मिलेगा तो वो समझ लेना कि उसका जो टेंडेंसी है वो बेस की तरह है, यानी बेसिक नेचर की तरह। सिमिलरली जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ये हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा तुम्हारे लिए समझा देता हूं, इसको नोट में लिख लेना। जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो हमारे एसिडिक नेचर के, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड अगर बेसिक नेचर के होंगे तो ये एसिड से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि बेस और एसिड रिएक्ट करता है, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के हैं, इस वजह से नॉन मेटल ऑक्साइड मेरा एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करे, ठीक है। मेटल एसिड के नॉन मेटल ऑक्साइड जो हैं वो हमारे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से तो नहीं है करेंगे। तो मेटल ऑक्साइड मेरा क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि बेसिक नेचर का होता है। क्लियर? अब हमारा दो रिएक्शन हो गई, ठीक है। हमने देख लिया कि रिएक्शन विद मेटल, एसिड रिएक्ट विद मेटल, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। अब आते हैं थर्ड रिएक्शन पे। तो थर्ड रिएक्शन है हमारा कि हमारा मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, तुम लोग अगर 9th 10th से पढ़े होगे तो तुमको पता होगा कि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है। कार्बोनेट बोलते हैं CO3-2 को, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, HCO3- को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। तो जब भी हमारे पे फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो कैल्शियम और कार्बोनेट, ये दो है आपस में रिएक्ट करेंगे, मतलब ये दोनों मिक्स होके तो बनाएंगे कैल्शियम, तो इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तुमने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा। सिमिलरली अगर ये बाइकार्बोनेट, यानी हमारा ये है कैल्शियम और बाइकार्बोनेट, इसकी वैलेंसी 2 होती, इसकी 1, ये दोनों मिक्स होंगे CaHCO3 2, इसको बोलेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो चाहे वो बाइकार्बोनेट हो, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहेंगे तुम्हारा बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब भी मेरा कैल्शियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा सॉल्ट, वाटर एंड क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ध्यान में रखना कि जब भी मेरे पे कोई भी कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट, मतलब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट, वाटर एंड CO2, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये कार्बोनेट है, ये एसिड के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम क्लोराइड H2 और CO2 दिया, बैलेंस तो करना जरूरी है। तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली बाइकार्बोनेट भी है, वो भी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या दिया हमको, सॉल्ट, वाटर एंड CO2। और एक चीज और ध्यान में रखना कि ये CO2 जो है, जो CO2 हमारा रिलीज हो रहा है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो अगर मान लो मैं जलती हुई मोमबत्ती या जलती हुआ मैचस्टिक ले जाऊं और CO2 मेरा पास होगा तो ये इसको क्या करेगा, बुझा देगा। यानी CO2 क्या करता है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है, यानी आग को बुझाने के काम में आता है। तो अगर कहीं पे भी आग जल रही है, वहां पे CO2 अगर पास होगा तो वो उसको क्या करेगा, बुझा देगा, यानी उस आग को क्या करेगा, बुझा देगा। तो अगर मान लो पूछे कि कैसे पता लगा तुम्हारा CO2 रिलीज हो रहा है, तो तुम क्या करोगे कि तुम बोलोगे कि जब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट किया और वो जो गैस रिलीज हो रही थी उसके पास मैंने मोमबत्ती, यानी जलती हुई मोमबत्ती ले गया या जलती हुई मैचस्टिक को ले गया, बर्निंग कैलेंडर या मैं बर्निंग मैचस्टिक को ले गया, तो उसको वो क्या किया, उसका जो आग था वो बुझ गया। यानी हमारा जो था बर्निंग कैंडल था वो फायर एक्सटिंग्विशर CO2 की वजह से वो क्या हो गया, बुझ गया। यानी इसका मतलब ये हो गया कि वो CO2 गैस मेरी रिलीज कर रही है, ठीक है। तो यानी हमने ये थर्ड रिएक्शन भी देख ली कि जब मेटल मेरा रिएक्ट करता, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट जब मेरे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो क्या रिलीज होता है, वाटर, CO2 एंड सॉल्ट। इसके बाद आते हैं फोर्थ रिएक्शन पे कि जब मेरा एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो क्या कहते हैं। वैसे मैं आगे इसको बताऊंगा भी। और तो जब भी मेरा एसिड और बेस रिएक्ट करता है, यानी HCl मेरा रिएक्ट कर रहा है NOH के साथ, क्या दे रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। यानी जब भी मेरा एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे,
एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो हमेशा ये क्या करते हैं, देते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? एक रिएक्शन और देख लो कि अगर मेरे पे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है यानी H2SO4, ये भी एक तरह का क्या है, एसिड है, ये मेरा रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, तो क्या बनाएगा Na2SO4 प्लस H2। ठीक है, तो बैलेंस कर लो इसको, तो अभी सोडियम 2 था तो 2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये बैलेंस। क्लियर है? तो इसी रिएक्शन को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे हम इसका नोट भी देख लेंगे, नोट्स दे दूंगा आगे, इसी आज ही के लेक्चर में हमको इसको डिस्कस करना है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल हो जाना, यानी एसिड और बेस जब आपस में मिक्स होंगे तो न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, यानी इसको कहते हैं उदासीनीकरण हिंदी में, यानी ये दोनों आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये हमारी कुछ रिएक्शंस थी। अब आते हैं कि जो एसिड और बेस, जो हमारा एसिड होता है उसको हम क्लासिफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से। तो जनरली हम कैसे बताएंगे, जैसे हमने एक तो डेफिनेशन ये बताई कि मिनरल एसिड जो होते हैं वो जनरली हमारे क्या होते हैं, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन ये भी सही है कि सारे मिनरल एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होंगे। सिमिलरली वीक एसिड हम बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो वीक एसिड है। तो यानी अगर मान लो हमको दूसरी डेफिनेशन देनी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और वीक एसिड कौन है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया, इन एग्जांपलों को जरूर याद रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो इस एग्जांपल को जरूर तुमको याद रखना है। तो यानी अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन दूं तो साइंटिफिक डेफिनेशन इसकी होगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज या कंप्लीटली H+ दे दें पानी के अंदर, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। यानी एसिड विच आर कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी वो एसिड जो कंप्लीटली हमारा क्या करेगा, कंप्लीटली H+ आयंस देगा किसके अंदर, पानी के अंदर, यानी वाटर के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। सिमिलरली वीक एसिड किसको बोलेंगे, वीक एसिड उसको बोलेंगे जो हमारा वीकली आयनाइज हो, यानी सारा H+ पानी के अंदर ना दे। ठीक है, यानी पानी के अंदर वो सारा H+ ना दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड। इसको एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो, जैसे कि मान लो मोल सबने पढ़ा हुआ है, तो अगर मान लो मैंने 1 मोल, ठीक है, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मान लो मेरे पे 1 मोल यानी इतने पार्टिकल मैंने पानी के अंदर डाले, 1 लीटर पानी के अंदर, तो अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो वो 1 मोल का 1 मोल मेरा H+ दे देगा। यानी कितना H+ देगा, H+ भी मेरे को इतना ही मिलेगा, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन अगर ये वीक एसिड होगा तो अगर मैं 1 मोल लूंगा, 1 मोल का मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 अगर मैं लूंगा कितना, 1 लीटर पानी के अंदर, तो ये H+ अपना कितना देगा, वो इतना नहीं देगा, 1 मोल मतलब इतने पार्टिकल नहीं देगा, ये इससे कम देगा। यानी हो सकता है ये 10⁻21 पार्टिकल दे H+ का, यानी जितना है उतना नहीं देगा, उतना हमारा वो नहीं टूटेगा। ठीक है, इसको और सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि अगर मैं 10 HCl के मॉलिक्यूल्स लूं और 10 और HCl मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मेरा H+ भी कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। जबकि अगर वीक एसिड है, जैसे एग्जांपल ले लो कि अगर मेरे पे एस्टिक एसिड है, इसको एस्टिक एसिड या विनेगर बोल रहे हैं, अगर ये 10 है तो ये पानी के अंदर डालने के बाद मेरे को 4 या 5 देगा, यानी इसका मतलब कंप्लीटली नहीं दे रहा है मेरे को, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पानी में कंप्लीटली टूट नहीं रहा। तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे वीक एसिड में और इसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड।
क्लियर है? तो सिमिलरली हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर मैं एक प्रैक्टिकल के थ्रू तुमको समझाऊं या एक एग्जांपल के थ्रू, तो मान लो मेरे पे दो बीकर है ए और बी, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं है कि किसमें मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है और किसमें मेरा वीक एसिड है, और मेरे को पता करना है कि किसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और किसमें वीक एसिड है, तो हम कैसे बताएंगे? तो हम क्या करेंगे, दोनों में एसिड है तो दोनों के अंदर हम क्या डाल दें, कार्बोनेट डाल दें, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो या बाई कार्बोनेट। तो मान लो अगर मैं इसके अंदर मेटल कार्बोनेट डालता हूं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट डालता हूं, तो कैल्शियम कार्बोनेट डालने के बाद जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ CO2 निकलेगा, ठीक है, या H2 भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ CO2 की बात कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ CO2 निकलेगा, यानी जो फिज आवाज आती है, जो फिजी टाइप की CO2 निकलेगा, फिज आवाज आएगी, तो फिज आवाज किसमें ज्यादा आएगी, वो आएगी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो तुम अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बता सकते हो कि अगर मेटल कार्बोनेट लेते हैं और उसके अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, सॉरी हम एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड लेते हैं, उसके अंदर हम मेटल कार्बोनेट डालते हैं, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फिज आवाज स्ट्रांगली आएगी, यानी ज्यादा तेजी से आएगी। अगर वीक एसिड है तो उसमें हमारा क्या होगा, फिज जो आवाज आएगी वो तुम्हारी स्लोली आएगी, यानी फिज आवाज जो होगी वो स्लोली आएगी। सिमिलरली पॉप साउंड, यानी एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, ए और बी है, दोनों एसिड है, ए मान लो हमको नहीं पता ए और बी में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो अगर मैं मेटल डालूंगा तो मेटल डालने पे मान लो ए अगर मेरा स्ट्रॉन्ग होगा तो मेटल डालने पे यहाँ H2 गैस आएगी, और H2 गैस जो है उस पर अगर मैं मैच स्टिक लगाऊंगा तो ये ज्यादा तेजी से पॉप साउंड में बर्न होगा इन कंपेयर टू बी, क्योंकि मान लो ये वीक एसिड है, ठीक है। तो वीक एसिड H2 का स्लो देगा, H2 स्लो देगा तो पॉप साउंड भी स्लो होगा, यानी पॉप साउंड वीक होगा, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसका हमारा पॉप साउंड स्ट्रॉन्ग होगा। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई ऑफ एसिड समझ में आया होगा। अब आते हैं बेस पे। तो बेस का जो लेमन हमारा जो डेफिनेशन है, पुरानी डेफिनेशन है, वो ये है कि बेस वो चीजें होती हैं जो खाने में कड़वी हो और टच में, यानी टचिंग में सोपी हो। लेकिन तुमको क्या लगता है ये डेफिनेशन हमारी बहुत दिन तक चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि अगर कोई भी चीज मेरी छूने में सोपी हो और खाने में कड़वी हो, तो क्या मैं सबको चाट चाट के देखूंगा या छू छू के देखूंगा कि वो मेरा क्या सोपी है या खाने में कड़वा है? ऐसे तो हो सकता है कोई चीज टॉक्सिक हो तो उससे हमारी डेथ भी हो जाए या फिर उल्टी उल्टी होने लगे। तो इस डेफिनेशन को चेंज कर दी गई और फिर उसके बाद हमारी नई डेफिनेशन आई। वो डेफिनेशन ये बोलता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस अगर मैं उसको पानी के अंदर डालूं और वो मेरा OH माइनस दे, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस अगर मैं उसको वाटर के साथ रिएक्ट करता हूं या वाटर के अंदर डालता हूं, तो अगर वो OH माइनस, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, अगर वो मेरा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मेरा क्या करे, OH माइनस दे पानी के अंदर, यानी हाइड्रोक्सिल आयन दे, उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। क्लियर है? तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? कुछ एग्जाम्पल जैसे NaOH KOH, तो ये हमारे एग्जाम्पल है किसके? बेस के। और जो हमारे वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, जरूरी नहीं कि सारे बेस मेरे पानी में सॉल्युबल हो, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में पूरा सॉल्युबल नहीं होता है, तो इसको हम एल्कली बेस नहीं बोलते। एल्कली बेस उनको बोला जाता है जो पानी में हमारे सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कली बेस नहीं, उनको एल्कलाइज बोलते हैं। तो एल्कलाइज किसको बोलेंगे? बेस को ही बोलेंगे, वो बेस जो सॉल्युबल हो पानी के अंदर। क्लियर है? तो उसका एग्जांपल जैसे KOH NaOH, ठीक। अगर हम बेस को भी क्लासिफाई करें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में, तो वही बात रहेगी, जो पानी के अंदर ज्यादा OH माइनस देगा, ठीक है, यानी अगर मैं इसको डिफाइन करूं, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? जो कंप्लीटली क्या दे? OH माइनस दे,
आयनाइज इनटू OH माइनस, ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज इनटू OH माइनस, ठीक है, तो उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि एग्जांपल हो गया NaOH, KOH। और जो कंप्लीटली ना हो उसको क्या बोलेंगे, वीक बेस, यानी जो लेस OH माइनस दे, ठीक है। तो उसका एग्जांपल हो गया LiOH या MgOH2, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हमारे में, तो यानी हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि हमारा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे और वीक बेस क्या होंगे, वही सिमिलर तरीके का। सिमिलरली अगर मैं बेस को क्लासिफाई करूँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मिनरल और ऑर्गेनिक में, तो मिनरल वो होंगे जो मिनरल से ड्राइव होंगे, जैसे कि LiOH, KOH, ठीक है। और ऑर्गेनिक कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक बेस वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म से आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म वाले बेस हमारे बहुत कम हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी डेफिनेशन थी। तो इसमें हम ऑर्गेनिक बेस और जो मिनरल बेस है उसमें ज़्यादा क्लासीफाई नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक बेस ऐसा कुछ नहीं होता, अमोनियम कंटेनिंग बेस ही ऑर्गेनिक बेस होता है या अमोनिया कंटेनिंग। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम वो क्लासिफिकेशन ज़्यादा यूज नहीं करते। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो हमारा क्या है कि जो मेटल है वो भी हमारे मेटल जो है वो भी हमारे रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बेस के साथ, और क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और H2 गैस रिलीज करेंगे। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो मेटल मेरे रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बेस के साथ, वो मेटल को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मेटल। हम आगे देखेंगे क्या होता है, उनको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक मेटल। यानी जो मेटल हमारे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं उन मेटल को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। यानी एम्फोटेरिक का मतलब है कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेस के साथ। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बस ये समझो कि कुछ मेटल मेरे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, सारे मेटल नहीं। इसमें कुछ एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, जैसे जिंक, टीन, एल्युमिनियम, ये मेरे मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, ये मेरे बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, और बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद मेरा सॉल्ट और क्या बनाएंगे, तुम्हारा H2 गैस। क्लियर है, सॉल्ट और क्या बनाएंगे, H2 गैस। बस यहाँ पे नोट में लिख लेना कि सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ ही करते हैं, और जो रिएक्ट करते हैं उनको एम्फोटेरिक मेटल बोला जाता है, ठीक है। क्लियर। तो ये पहली प्रॉपर्टीज थी कि मेटल रिएक्ट विद base and is give H2 gas and salt, but all metal does not react with the base। क्लियर है, ये ध्यान है। इसके बाद आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि रिएक्शन विद बेस रिएक्ट विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड। तो मैंने बताया था कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो एसिडिक नेचर का होगा तो तुमको पता है कि बेस और बेस तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसी वजह से क्या होता है कि बेस और मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। यानी बेस और मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटलिक ऑक्साइड और क्या करते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड और बेस रिएक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि नॉन मेटलिक ऑक्साइड हमारे क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के। ये सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड जैसे कि कार्बन और सल्फर मेरे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, तो CO2 SO2, तो ये मेरा रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, और ये Na2 होगा, Na2CO3। तो ये मेरा क्या बना देगा, जैसे ये मेरा NaOH CO2 के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 प्लस H2O बना लिया। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी SO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फाइड मिला लिया, इसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, ठीक। सिमिलरली जैसे KOH है, ये CO2 के साथ रिएक्ट करके K2CO3 प्लस H2O बना लेगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो कि क्या होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं, तो इस वजह से ये बेस के साथ रिएक्ट करके हमारा क्या बनाते हैं, इसको कहेंगे सॉल्ट और वाटर। क्या बोलेंगे, सॉल्ट एंड वाटर। यानी इसको इन जनरल अगर हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं कि मेरा बेस प्लस नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इसके बाद हमने यहां पे देख लिया, ठीक है, नॉन मेटलिक और इसका क्या कहते हैं ऑक्साइड और बेस का। अब यहां पे एक चीज और ध्यान में रखना कि जो बेस है ये तुम्हारा कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता, मेटल कार्बोनेट से। यहां लिख लो नोट करके कि बेस जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते, यानी डज नॉट रिएक्ट। ठीक, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट भी बाय नेचर बेसिक होते, तो बेस बेस आपस में रिएक्ट नहीं करता है। तो इसको लिख के ऐसे काट लेना कि बेस मेरा मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करे। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पे दो रिएक्शन हो गई। अब इसके बाद आते हैं, थोड़ा ये भी डिस्कस करते हैं कि कंडक्टिंग नेचर ऑफ हमारा क्या है, एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस का कंडक्टिंग नेचर क्या होता है। तो क्या होता है कि तुमको पता है कि अगर मैं पानी है एक डिस्टिल वाटर लूं, डिस्टिल वाटर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ भी ना प्रेजेंस हो, सिर्फ H2O प्रेजेंट हो, तो तुमको पता है कि अगर डिस्टिल वाटर है और तुम्हारे अंदर उसके अंदर कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, यानी कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या होगा, वो बैड कंडक्टर होगा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर मैं क्या करूं, डिस्टिल वाटर लेता हूं, ठीक है, डिस्टिल वाटर लेता हूं और उसके अंदर मैं क्या डाल दूं, एसिड डाल दूं या फिर बेस डाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी डाल दूं या फिर दोनों ही डाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है कि अगर एसिड और बेस पानी में डालते हैं तो ये क्या देते हैं, H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस और OH माइनस मेरे क्या है, आयंस हैं, तो वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह घूमेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी उसके साथ घूमेगी और ये क्या होंगे, पानी को मेरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो रेन वाटर है, जब हम लोग आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि रेन वाटर जो होता है वो मेरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों, ठीक है, यानी जो एसिडिक रेन होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी इवन रेन भी। वो क्यों, क्योंकि उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एसिड होता है, तो एसिड होने की वजह से क्या होता है, वो कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन दिया हुआ है क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है कि जो एसिड होते हैं या बेस होते हैं वो आयंस हमारा रिलीज करते हैं और आयंस मेरा चार्ज कैरी करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू समझो, प्रैक्टिकल के थ्रू, यहाँ पे कॉर्क लगा रखा, उससे हमने दो नेल लगा रखे हैं, कीले, लोहे के कीले लगा रखे हैं, उसको हमने बैटरी से जोड़ा और बल्ब से जोड़ा। अब अगर ये डाइल्यूट डिस्टिल वाटर होगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि डिस्टिल वाटर हमारा क्या, क्योंकि ये आपस में जुड़ा नहीं है। यहाँ पे तुम डायग्राम में देख रहे होगे, यहाँ पे गैप है, ठीक है, यानी ये जुड़ा नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें एसिड डाल दिया तो ये बल्ब जलने लग गया, स्विच ऑन जैसे किया बल्ब जलने लग गया, जलने लग गया, यानी ग्लो होने लगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये कंडक्टिविटी इसको कर रहा है, यानी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टीज है। क्लियर है? अब आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। ऑल्दो मैंने बता दिया कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हमारी डेफिनेशन क्या होगी कि हमारा व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन है क्या, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है कि एसिड और बेस, यानी इस रिएक्शन को बोलेंगे एसिड और बेस, यानी ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट बन गया तो न्यूट्रल हो गया, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइज, यानी H प्लस और OH माइनस दोनों मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, वाटर। तो जब H प्लस और OH माइनस खत्म हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वाटर बन गए, तो ऐसी टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। इसके बाद एक टर्म आता है डाइल्यूशन, इसको भी समझ लो डाइल्यूशन क्या बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन दे रखी है डाइल्यूशन का, कि अगर मेरा एसिड और बेस है और एसिड और बेस का सॉल्यूशन है, उसमें मैं क्या करूं, और ऐड करूं क्या, पानी का, यानी पानी का और एडिशन करूं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। और जो सॉल्यूशन हमको मिलता है या एसिड बेस जो मिलता है उसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड बेस। ठीक है। जैसे मैं HCl डाइल्यूटेड लिख रहा था, तो HCl डाइल्यूटेड का मतलब ये हो गया कि वो HCl जो था उसके अंदर मैंने बहुत सारा पानी डाल दिया। यानी कोई भी एसिड या बेस का सॉल्यूशन है, जैसे मान लो HCl है, उसके अंदर हमने 1 लीटर पानी के अंदर डाला, हमने उसके अंदर 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन, यानी एडिशन ऑफ वाटर या सॉल्वेंट इन एसिड बेस सॉल्यूशन इन नोन एज डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर हम एसिड और बेस को ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा अमाउंट में, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। ठीक। तो यहाँ तक हमने आज लेक्चर 1 खत्म किया है। अगली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इंडिकेटर क्या होता है और नेचुरल एसिड बेस कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनके यूजेस क्या हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ अगली क्लास में। ओके।